ईटीवी के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश तोमर। आज हम जिस शख्सियत से बात करेंगे वो झारखंड विधानसभा के स्पीकर हैं शशांक शेखर भोगटा। इन्होंने विधानसभा में काफ़ी कुछ बदलाव लाने की कोशिश की और इन्होंने कई काम भी किए। कुछ विधायकों पर कार्रवाई हुई। साथ ही जो इन्हें मलाल है वो ये कि ये विधानसभा का भवन निर्माण कराना चाहते थे, लेकिन कई कारणों से वो नहीं करा पाए। हम बात करेंगे शशांक शेखर भोगटा जी से। बहुत छोटा सा कार्यकाल, लेकिन बहुत काफ़ी कुछ आपने काम कराए। हमेशा कोई ना कोई एक्टिविटीज़ हुआ आपके यहाँ, तो जो समय मिला था उसको लेके क्या आपने कोई प्लानिंग की थी पहले कि बहुत कम समय मिला है तो बहुत ज़्यादा काम करना है? मेरा लाइफ ही शुरू से अनुशासित लाइफ रहा है जी। और मैं जहाँ भी रहता हूँ अपने सारे समय का भरपूर उपयोग करता हूँ और उसी फार्मूले को मैंने विधानसभा में अपनाया। और मैं जानता था कि मेरा कार्यकाल छोटा है और इसीलिए उसको एक फ्रेमिंग में लाया और योजनाबद्ध तरीके से कामों को अंजाम दिया। कौन कौन से आपने काम यहाँ पे किए जिसको कि आप चाहेंगे जुड़ाना? देखिए, सबसे पहले तो मैंने वो काम किया जो एक विधानसभा अध्यक्ष को करना चाहिए। बिल्कुल। विधानसभा का कस्टोडियन स्पीकर होता है और विधानसभा कर्मियों से लेके माननीय विधायकों तक का सम्मान रक्षा करने का काम मैंने प्राथमिकता के आधार पर किया। और साथ ही साथ विधानसभा की सुरक्षा के लिए मैंने त्वरित एक्शन लिया और चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। जितने भवन थे जैसे मेडिकल, रेलवे, पोस्ट ऑफिस आदि सारे जो ऐसे भवन जो विधानसभा के भीतर थे और उससे लोगों का आना जाना लगा रहता था, उससे विधानसभा की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए उन सारे ऑफिसों को मैंने विधानसभा परिसर से। विधानसभा में आपको खतरा महसूस होता था? देखिए, मुझे कभी खतरा महसूस नहीं हुआ, लेकिन हाल के दिनों में रांची जिस प्रकार से सुर्खियों में आया, आतंकवाद के सुर्खियों में, उसके बाद में काफी सचेत हो गया। सिर्फ आतंकवाद या नक्सली भी? दोनों, क्योंकि विधानसभा किसी के लिए भी सॉफ्ट टारगेट है। यहाँ आना और घुसना बहुत आसान था, लेकिन अब मैंने उतना ही टफ कर दिया। क्या इस तरह कोई इंटेलिजेंस इनपुट थे क्या आपके पास? जी हाँ, जो विशेष सेल होता है सुरक्षा का, और डीजीपी ने मुझे आगाह किया था क्योंकि उनको आईबी की रिपोर्ट थी और उन्होंने चिट्ठी भी मुझे लिखा था और मैंने बिना समय गंवाए उस पर काम किया। बाउंड्री को ऊंचा किया, बाड़ लगवाया और जितने ऑफिसेज से बाहर किया। निस्संदेह बहुत सुरक्षित है, लेकिन जो विधानसभा की अलग अलग समितियाँ थीं जी, उसके अगर कार्यकाल को देखें, उसके काम करने के तौर तरीकों को देखें, जो उसके शेड्यूल बने हुए थे उसको देखें, तो कितना सेटिस्फाइड हैं आप? मैं आज भी विधानसभा समितियों के कार्यकलापों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन जो पहले एकदम नहीं था गतिविधि, वो गतिविधि अब बढ़ गई है। क्योंकि समितियों में प्राय पदाधिकारीगण आते नहीं थे, कोई न कोई बहाना टाल के अपने जूनियर्स को भेज देते थे। सबसे पहले मैंने कड़ा रुख अपनाया और आज ये आलम है कि विधानसभा के समितियों में सचिव और प्रधान सचिव जरूर शिरकत करते हैं। कैसे किया ये? मैंने पदाधिकारी को, नौकरशाहों को कड़ी हिदायत दी कि यदि वो नहीं आते हैं तो उन पर अवमाननावाद की कार्रवाई की जाएगी। जैसे एक याचिका समिति के बैठक में ईस्टर्न कोलशील्ड के सीएमडी नहीं आए थे और उल्टे वो कोर्ट चले गए थे। मैंने उनको अवमाननावाद का नोटिस दिया और वहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कि उन्हें मेरे कोर्ट में हाजिर कर। बिल्कुल नहीं, आपके जो इनिशिएशन थे काफ़ी बेहतर हैं और आपने बहुत शक्ति भी लाया है। सबसे जो खास बात है वो ये कि जो आपकी समितियाँ होती थीं, क्या इसमें जो विधायकगण थे, जो माननीय थे इसके सदस्य, क्या इनको एक्सरसाइज करना नहीं आता कि उनके पास कौन कौन सी शक्तियाँ नहीं थे उनमें? सबसे पहली बात है कि हमारे माननीय विधायकगण समितियों को गंभीर रूप से नहीं लेते। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके अधिकार और पावर क्या है और उनको करना क्या है। जी। वो सिर्फ उसे एक टीए और डीए का माध्यम मानते थे।
लेकिन मैंने उनको ट्रेनिंग दी, कई बार बैठकें की और उनको ट्रेनिंग दी कि उनको क्या करना है। लेकिन मुझे अफसोस है, बावजूद मेरे कड़े इंस्ट्रक्शन के बावजूद भी आज भी समितियां पूरी तरह सक्षम नहीं। बहुत वरिष्ठ आप नेता हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से बहुत पुराने ताल्लुकात आपके हैं, आपने बहुत पुराने दिनों से राजनीति देखी है। झारखंड की राजनीति की बात करें तो लोग बताते हैं कि यहाँ के जो नेतागण हैं, जो विधायक हैं, बहुत मैच्योर नहीं हैं, पॉलिटिकली मैच्योर नहीं है। कितना सहमत आप? मुझे नहीं लगता कि ये बात सत्य है। ठीक है कि हमारा झारखंड नया राज्य है और नए लोग हैं, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री पहली बार विधायक बने, तो निश्चित रूप से उनमें मैच्योरिटी की कमी होनी चाहिए थी। लेकिन विगत 1 वर्षों में जिस प्रकार उन्होंने डिसीजन लिए और परिणाम के परवाह किए बिना कार्य को शुरू कराया। सिर्फ मैं एक मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ तमाम विधायकों की। जो विधायक नए हैं, जैसे कि समितियों के बारे में बात हो रही थी, अगर उनको ये नहीं पता कि समिति किस तरह से काम करती है, समिति में कौन कौन से शक्तियां निहित हैं, तो शायद अगर उनको पता होता तो बेहतर काम करते। ये बात आपका सत्य है। जैसे दूसरे राज्यों में, बिहार में 8 बार 9 बार से विधायक लोग बने हैं, तो मैच्योरिटी उनमें ज़्यादा आएगी। और झारखंड का ये विडंबना रहा है कि एक बार जो विधायक चुन के आते हैं, फिर दूसरे बार वो नहीं आते, तो मैच्योरिटी की कमी तो होगी ही। और बिहार के स्तर पर हम नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? इसीलिए कि वो 7 बार 8 बार 9 बार विधायक बने। ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर दोबारा नहीं जीत के लोग आते? ये तो खंडित जनादेश झारखंड का दुर्भाग्य का एक कारण। झारखंड के दुर्भाग्य कहाँ हैं, क्यों खंडित जनादेश मिलते हैं, बात करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्पीकर शशांक शेखर भोक्ता जी हमारे साथ हैं। हम बात कर रहे थे झारखंड की राजनीति की। इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो जनादेश होते हैं खंडित होते हैं। क्यों खंडित होते हैं? झारखंड भौगोलिक रूप से जी कई अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। यह है एक, जैसे एक उत्तर में संथाल परगना का एरिया है जी, पश्चिम में गढ़वा पलामू है, पूरब में कोल्हान है, और मध्य झारखंड एक है जिसमें धनबाद से लेके गिरिडीह तक आता है। तो इसमें अलग अलग समूह, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। वो हर जगह होते हैं। हाँ। लेकिन सवाल है कि दोबारा जीत के क्यों नहीं आ पाते? देखिए, एक तो एंटी इनकम्प्रिहेंसिव फैक्टर तो है ही कि लोग बराबर एक आदमी को देखते देखते लगता है कि कोई इससे दूसरा बेहतर काम करेगा। तो ये तो अलग बात है कि क्यों नहीं दोबारा जीत के आते। 14 वर्षों में जितने भी विधायक आए थे पहले वाली विधानसभा में, दूसरे विधानसभा में बदल गए। हाँ, निश्चित। फिर तीसरे में और बदल गए। लोगों को ये लगता है कि इनको मौका दें, शायद ये बेहतर करें। लेकिन अब तक के जो अनुभव हैं उसमें ज़्यादातर लोग यहाँ पर फेल हुए, पास बहुत कम। यही झारखंड का दुर्भाग्य है कि लोग बदलते चले गए और झारखंड नहीं बदला। झारखंड जहाँ का तहाँ खड़ा रह गया और उसके पीछे खंडित जनादेश ही है। और क्यों दोबारा चुन के नहीं आते, एक यक्ष प्रश्न है और ये प्रश्न अनसुलझा है और अनसुलझा ही रहेगा। आपके हिसाब से क्या लगता है? एक तो मुझे लगता है कि लोग ये हमारे माननीय जो हैं वो इतने मैच्योर्ड नहीं हैं कि वो जनता के मूड को भांप सकें कि जनता क्या चाहती है। इसलिए तो हम बार बार बता रहे थे कि यहाँ के जो पॉलिटिक्स है और जो पॉलिटिशियन है थोड़े ई मैच। हाँ, निश्चित रूप से मैं इसे मानता हूँ, मैं इसे स्वीकार करता हूँ कि मैच्योरिटी की कमी हमारे अंदर है, क्योंकि हम अंग्रेज के बाद बिहार के गुलाम रहे और सारी मैच्योरिटी वहीं रह गई। वहाँ से राज्यसभा के लोग आते थे, लोकसभा के लोग आते थे, यहाँ खड़ा होते थे, चले जाते थे। तो मैच्योरिटी की कमी हम में है। बतौर विधानसभा अध्यक्ष जब आप यहाँ पे समय आपको मिला और आपने जब अपने कुर्सी को देखा, तो उसके बाद क्या कुछ यहाँ पर आपने अनुभव किए ईमानदारी के साथ? देखिए, मैं जब अध्यक्ष की कुर्सी संभाला मैंने, तो मेरे सामने एक ही लक्ष्य था कि विधायिका की खोई हुई गरिमा को वापस लाऊं। जी।
और मैंने उसे टारगेट करके काम शुरू किया। हमारे कर्मचारी असंतुष्ट थे, प्रमोशन नहीं हुए थे, SC ST कोटा 7-8 साल से भरा नहीं गया था। सबसे पहले मैंने उनका असंतोष दूर किया। और जो नौकरशाह हमारे माननीयों की बात नहीं सुनते थे या उन्हें टेम्पोररी मान के चलते थे, जो कुछ दिनों के मेहमान हैं, हम तो बराबर रहेंगे, जी जी जी, तो मैंने उन्हें एक कड़ा संदेश दिया कि विधायक भले बदल जाएंगे, विधायिका वही रहेगी। और आज मैंने एक लकीर खींच दी है, एक रास्ता बना दिया है। आने वाले कोई भी होंगे, अध्यक्ष होंगे, इस पर चलेंगे तो निश्चित रूप से ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल में रहेगी और राज्य हित में काम करेगी। और क्यों ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर? जो आपने सही कहा कि उनको ये पता होता है कि सरकार में कब लोग किधर बैठ जाएंगे, कौन कब बदल जाएगा, इसी कारण से जो ब्यूरोक्रेसी है वो थोड़ा ज़्यादा हॉबी होता है या वो तवज्जो ज़्यादा नहीं देते। यहाँ पर जो विधानसभा की ये मर्यादा वाली बात दूसरे सदस्यों को खास तौर पे या जो विधायक दल के नेता होते हैं, जो सरकार में शामिल लोग होते हैं, उनको ये चेतना क्यों नहीं आता? वो तो मैं तब बता सकूंगा जब मैं उस जगह पर रहूंगा। और आप जिस जगह पे, वहां पे आपकी सब जगह नजर होती है। नहीं, नजर आती है, लेकिन उस जगह पर गए बिना सही अनुभव नहीं किया जा सकता है। मैं विधानसभा अध्यक्ष बना तब मैं आज अपनी बातों को रख रहा हूं, क्या मजबूरियां थी, क्या मुझे करने थे। लेकिन जब मैं फिर वहां जाऊंगा तो बताऊंगा कि उनकी मजबूरियां क्या है। क्या एक मंत्री इतना कमजोर झारखंड में कि कोई अधिकारी उस पर ज्यादा हावी हो जाए या उसकी बातों को नजरअंदाज कर दे? ये विडंबना नहीं तो और क्या है? ये सत्य है, इसे मैं स्वीकार करता हूं। कारण जो रहे वो तो माननीय मंत्री बता सकेंगे, लेकिन ये बात सत्य है और मैं इसे अनुभव करता हूं कि ब्यूरोक्रेसी शायद वही मेरा जो पहले मैंने कहा जी कि वो मान के चल रहे हैं कि खंडित जनादेश है और सरकार कभी इधर से उधर हो सकती है या ये टेम्पोररी है। अच्छा, मंत्रियों को गवर्नेंस समझाने के लिए क्या लगता है कि यहाँ के तमाम जो मंत्री चाहे जिनको मौका मिले उनके लिए एक विशेष शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें वो गवर्नेंस समझ पाएँ, जिसमें ये चीज़ समझ पाएँ कि उनके पास क्या अधिकार हैं, कैसे वो काम करा सकते हैं। कहीं ना कहीं इसका अभाव भी, जिसकी वजह से जो झारखंड के राजनीतिक हैं, खासतौर पर पावर में जब उनको मौका मिलता है, सत्ता जब उनके पास होती है, तो वो शायद उसका एक्सरसाइज नहीं कर पाते, इसलिए उनका ज्ञान नहीं होता। मैं समझता हूँ कि ऐसा सिस्टम किसी भी राज्य में नहीं है और झारखंड के लिए मैं नई व्यवस्था का समर्थन नहीं करता। और मैं समझता हूँ कि मंत्री लोग, हमारे माननीय मंत्री जो हैं, टैलेंटेड हैं, शायद कुछ माने मेहनत थोड़ा करें तो निश्चित रूप से ये बिगड़े हुए घोड़े को संभाल सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि आखिर विधानसभा के अध्यक्ष को बार बार इंटरफेयर क्यों करना पड़ता है? देखिए, विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते जितना काम करना होता मैं करता हूँ, लेकिन जो समय बचे हुए रहते हैं उसको मैं उपयोग करता हूँ कि जो विधानसभा में आश्वासन आए हैं और या हंगामा के चलते विधानसभा में जो माननीय सदस्य अपने प्रश्नों को नहीं रख पाए या जनता का जो भी चीज अनसुलझा रह गया हो, उस समय का मैं सदुपयोग करता हूं और पदाधिकारियों को प्रेरित करता हूं कि वो काम करें। विधानसभा में कई सवाल उठते हैं, कई चर्चाएं होती हैं, परिचर्चाएं होती हैं, कई तरह की जानकारियां सदस्य मांगना चाहते हैं, कई प्रस्ताव लाते हैं विधानसभा में, लेकिन जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है उसको लेकर बहुत गंभीरता विधानसभा की तरफ सब तक नहीं देखा गया। आपने एक्शन टेकन रिपोर्ट पे क्या कुछ अध्ययन किया और कहाँ क्या पाया? देखिए, सबसे पहली बात है कि जितने माननीय सदस्यों की मांग होती है और मंत्रीगण आश्वासन देते हैं तत्काल हंगामा से बचने के लिए, उतने साधन राज्य सरकार के पास है नहीं। इसलिए ये संभव नहीं है कि जितने प्रश्न आते हैं विधानसभा में वो सारे के सारे एग्जीक्यूट किए जाएं। लेकिन जो आवश्यक है, हाँ, जो अति आवश्यक, लेकिन जो एक्शन टेकन रिपोर्ट की बात आपने कही उसमें अपेक्षाकृत सुधार आया है और आगे आने वाले दिनों में आपको देखने में मिलेगा कि उसमें बहुत प्रगति हुई है और उस पर मैं कड़ी निगाह रख रहा हूँ। क्या क्या चुनौतियां आपको मिली थी विधानसभा में? देखिए, विधानसभा
अपने आप में एक चुनौती है। 81 माननीय विधायकों जो पूरे 5 करोड़ जनता के प्रतिनिधि हैं, उनको अनुशासन में रखना, वो कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको आप छड़ी मार के अनुशासन में रख सकते हैं जी। उनको अपने बौद्धिक कौशल से, अपने व्यक्तित्व कला से आप उनको समझा के कंट्रोल में रख सकते हैं। और इसके लिए आपने देखा कि हमारे समरेश दादा जो थे वो बार बार टेबल पर चढ़ जाते थे, लेकिन मेरे कार्यकाल में एक बार भी टेबल पर नहीं चढ़े। विधानसभा अध्यक्ष को कम से कम ये संतुष्टि है कि कुछ सदस्य यहाँ पर अनुशासनहीनता नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने कुछ विधानसभा के लिए रचनात्मक चीज़ों को भी देखा था। विधानसभा भवन निर्माण करवाना चाहते थे, लेकिन ये इनके लिए शायद संभव नहीं हो पाया। बात करेंगे, लेकिन बात करें छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात करते हैं झारखंड विधानसभा के स्पीकर शशांक शेखर भोक्ता जी से। ये विधानसभा भवन बनवाना चाहते हैं। अगर पूरे झारखंड की बात करें तो 14 वर्षों के बाद आज तक सरकार ने एक भी अपनी कोई बिल्डिंग नहीं बना पाई। खास बात यह है कि जहां पर इन्होंने जमीन देखे वहां पर विरोध हुआ। विधानसभा अध्यक्ष ने काफी कोशिश की, बावजूद इसके सफलताएं नहीं मिल पाई। आपने इतनी कोशिश की फिर भी नहीं हो पाया जमीन, क्यों? देखिए, जमीन हमारे पास उपलब्ध था और शुरुआती दौर में जैसे मैं विधानसभा अध्यक्ष बना, उसके 1 महीना के बाद मैंने प्रयास शुरू किया। जस्ट सितंबर में मैंने प्रयास शुरू किया और मैंने प्रधान सचिव भवन निर्माण विभाग को बुला के और पूरा सर्वे अपने क्षेत्र का कराया। मैंने रायगढ़ में देखा था कि पुराने परिसर को ही तोड़ के नया स्वरूप दिया गया था और नई बिल्डिंग बनाई गई थी। लेकिन जैसे ही भवन निर्माण विभाग ने इसमें कदम आगे बढ़ाया, ब्यूरोक्रेसी का चेहरा सामने आ गया। जीआरडीए ने टांग अड़ा दिया कि ये विधानसभा भवन जो है ये ग्रेटर रांची का एक हिस्सा है और वहीं बनेगा। और मैंने उनको कहा बनाओ, लेकिन उसके लिए लगातार मैं प्रयास करते रहा। मैंने कम से कम 8-9 बैठकें बुलाई, जगह भी तय हुआ, शिलान्यास भी हुआ कुटे गांव में, और उसके बाद उस पर राजनीति शुरू हो गई और नए नए विस्थापित नेता पहुंच गए, राजनीतिक दल भी समर्थन करने। 1-2 विधायक, अगर आप 81 विधायकों की बात करें तो 1-2 विधायक इतने भारी थे कि 79 विधायकों पे भारी पड़े? नहीं, माननीय विधायक भारी नहीं थे, लेकिन आग बुझाने के लिए 10 दमकल लगते हैं, लेकिन आग लगाने के लिए माचिस की एक चिंगारी ही काफ़ी है। और वही हुआ, उन लोगों ने चिंगारी लगा दी और शायद सरकार ने भी आसन्न चुनाव को देखते हुए बहुत बड़ा कदम उठाने से पहले। सरकार की मजबूरियां इतनी रही यहाँ पर झारखंड में, इतनी सरकारें आई, कई मुख्यमंत्री बने, लेकिन अतः एक छोटा सा भवन का निर्माण नहीं करा पाए। कितना दुखद इस राज्य में। निश्चित रूप से 14 साल में एक भी भवन, चाहे सचिवालय हो या हाई कोर्ट हो या विधानसभा हो, कोई भवन नहीं बन सका। ये दुखद स्थिति है। लेकिन विधानसभा भवन बनाने के लिए मैं आज भी जंग हारा नहीं हूँ। मेरी लड़ाई आज भी जारी है और मैं फिर से विधानसभा के पुराने परिसर में ही भवन निर्माण विभाग से सर्वे करा रहा हूँ और उम्मीद है कि फिर मैं यहाँ काम शुरू करा सकता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आप भवन निर्माण करवा भी लेंगे, लेकिन सवाल उठता ये है कि क्या एक विधानसभा जो कि गरमा में ये भवन होता, एक इमारत होता, इस राज्य में उसके लिए कोई जमीन नहीं? निश्चित रूप से ये दुखद स्थिति है और इसके लिए मैं समझता हूँ कि 14 साल से ही प्रयास होने चाहिए थी। आज 14 साल के बाद हम यदि सोच भी रहे हैं तो दिस इज टू लेट। आपके क्या अनुभव है इसमें? कहाँ पॉलिटिक्स होता है, कहाँ राजनीति होती है, कहाँ ब्यूरोक्रेसी है? देखिए, झारखंड का यही विडंबना है कि जिसे न यहाँ कोई प्लांट लग पा रहे हैं, कोई उद्योग नहीं लग पा रहे हैं, क्योंकि जहाँ भी होती है ज़मीन की समस्या खड़ी हो जाती है। आज यदि उद्योग लगते तो बहुत से हमारे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलता, हमारे राज्य को बिजली मिलती,
लेकिन आज जो है हमारे खनिज संपदा जो है कच्चे रूप में बाहर जा रहा है। ये साजिश है या राजनीति? कारपोरेट घराने की साजिश तो है, लेकिन साजिश कोई भी करे, यदि हम झारखंडी समझदार रहेंगे और मजबूत रहेंगे तो कोई साजिश करके नहीं ले जाता। आपके क्षेत्र में एसटीटी संथाल टेनेंसी एक्ट, इन क्षेत्रों में सीएनटी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, ये इस राज्य में आदिवासियों की हक और उसके संरक्षण करने के ख्याल से इस तरह के एक्ट लाए गए थे, बहुत पुराना था जी। आज नहीं लगता है कि इसको एक बार रिव्यू करने की जरूरत है? क्योंकि जिन आदिवासियों के पास ज़मीन है और आज अगर उनको वाकई में कोई उसकी ज़रूरत हो, अगर कोई आर्थिक सहायता की ज़रूरत हो जहाँ वो चाहें कि अपनी ज़मीन का उपयोग कर लें, तो उनके परिवार के सदस्य मर जाते हैं लेकिन ज़मीन उनके पास होता है, बावजूद उसके बड़ा बेबस और निराश होते हैं। आज जब मैं रांची में देख रहा हूँ, देवघर में देख रहा हूँ, सीएनटी और एसपीटी एक्ट के बावजूद लोग जमीन उनका हड़प ले रहे हैं। कल ही मैंने एक मामला यहाँ देखा है जी। तो यदि उनको खुला छोड़ दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ की हालत अमेरिका के रेड इंडियनों जैसी नहीं होगी। सारे लोग विस्थापित हो जाएंगे और कहीं कोई जगह नहीं बचेगा। लेकिन इनके हकों की बात करना, सीएनटी एसपीटी की समीक्षा करना, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। उनके हक की बात करना वो भी सरकार की जिम्मेदारी है। निश्चित रूप कोई से छूना क्यों नहीं चाहता एसपीटी और सीएनटी को? नहीं, निश्चित रूप से एक ऐसा बर्रे का छत्ता है जिस पर कोई हाथ नहीं डालना चाहता है और इससे हमारे राज्य को हानि भी हो रही है। हमारे यहाँ के मूलवासियों को जिनकी ज़मीन है उनको उनके हक को सुरक्षित रखते हुए उनको वैसे उद्योग में साझीदार बना के सीएनटी और एसपीटी एक्ट को तदनुसार संशोधन किया जा सकता था। लेकिन यदि पूरी तरह खुला छूट दे दिया जाए तो सीएनटी और एसपीटी एक्ट के तहत आज लूट हो रहा है, लूट की छूट हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, ना तो स्थानीय नीति, ना भूमि के लिए नीति, ना रोजगार की नीति, ना शिक्षक नियुक्ति की नीति, नीतियों का अभाव, इस राज्य में क्या कहेंगे? किस तरह की परिकल्पना की थी आप लोगों ने? परिकल्पना तो हमने की थी कि झारखंड झारखंडियों का हो। उसके लिए मैं जेल भी गया, आंदोलनकारी रहा हूँ, जेल भी गया हूँ और यही कल्पना थी कि झारखंड में पेड़ लगा है तो फल झारखंडी खाएंगे। आज फल हो गया है और फल दूसरे लोग खा रहे हैं, अफसोस की बात है। और हम केवल विस्थापन झेल रहे हैं, प्रदूषण झेल रहे हैं, यही हमारी विडंबना है। हम बात कर रहे थे स्पीकर शशांक शेखर भोक्ता जी से। इन्होंने जो अपने एक दर्द यहाँ पर बयां किया है वो ये है कि ये राज्य का निर्माण यहाँ के लोगों के लिए हुआ था, लेकिन बहुत सारे संभावनाओं के बावजूद राज्य में कोई विकास नहीं हो रहा है। इस बार चुनाव है तो जाहिर है कि एक नए राज्य की परिकल्पना के साथ लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। जब हम अगली बार मिलेंगे एक नए शख्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।